गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डीपी पाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इमेजिन पावर लर्न टू रीड में स्वागत करता हूँ। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश MPPSC साथ ही वनडे एग्ज़ाम और अदर स्टेट PCS के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके तहत हम प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके वर्गीकरण को देखेंगे, साथ ही प्राग ऐतिहासिक काल को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं हम इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। इस पृष्ठभूमि में हम पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जीवों का विकास कैसे हुआ, इसको देखने वाले हैं। दूसरा बिंदु है अपना कुछ शब्दावलियाँ आएंगी, शब्दावलियाँ उनको मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है, आखिर इतिहास है क्या। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। अगले बढ़ते हुए क्रम में हम इतिहास के वर्गीकरण को देखेंगे कि इतिहास के अंतर्गत क्या क्या आता है। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये चीजें अपने को पढ़ना है आज और हमारा प्रागैतिहासिक काल इन चीजों को कंप्लीट करते हुए पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं विकास कैसे हुआ पृथ्वी से जीव से छोटे जीवों से बड़े जीव और आज का जो होमो सेपियंस से कैसे बना, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पृथ्वी हमारी है। हमारी जो पृथ्वी है लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद इसमें जीवों का निर्माण हुआ, अर्थात जीवन आया, जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी के निर्माण के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। यह जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराना है। 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन आया इस पृथ्वी पर। अब जीवन आ गया तो पहले छोटे जीव बने, छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई और इसी क्रम में एक महाकवि आया जिसे बोलते हैं रामापिथेकस। कौन सा है? रामापिथेकस। ये रामापिथेकस क्या है? महाकवि है और ये जब लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले इसका डिवीजन हो जाता है और रामापिथेकस 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग चला जाता है इसका मैदानी भाग में और एक भाग चली जाती है आपके जंगली भाग में। जो मैदानी भाग में जो प्रजाति एक गई है उसे बोलते हैं एस्ट्रेलोपिथेकस और यही आदि मानव बनता है। एस्ट्रेलोपिथेकस और ये क्या है? यही तो आदि मानव। एस्ट्रेलोपिथेकस के अलावा एक हमने बताया कि एक जो है
प्रजाति आपके जंगल की ओर गमन की, जिससे बंदरों का निर्माण होता है। यहाँ इससे बन गए बंदर, उससे बन गए क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या आदिमानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अगले क्रम में अपन देखेंगे कि होमो इरेक्टस एक मानव की प्रजाति, आदि मानव की प्रजाति रही। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या बना, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद आता है आपका निएंडरथल। और अंत में पूर्ण मानव आता है, जिसे बोलते हैं होमो सेपियंस। ये जो होमो सेपियंस है लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व का है, बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं। तो 30 से 40 हजार वर्ष पुराने क्या है, हम हैं, हमारे जो पूर्वज रहे उनकी उत्पत्ति लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुई। तो इस प्रकार से आपने पृथ्वी, जीवन की उत्पत्ति और रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस को देखे कैसे विकास हुआ। अब इनका विकास तो हो गया, अब मानव आ गया। और मानव जो है, होमो सेपियंस जो है, इसकी खास विशेषता यही रही कि ये जिज्ञासु रहा है। अन्य जो मानव है ऐसे जिज्ञासु थे नहीं। अब यही जो है जिज्ञासा के कारण तरह तरह की चीज़ें, प्रकृति की चीज़ों को देखेगा, वातावरण को देखेगा, और यहीं से इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। इतिहास को जानने से पूर्व हम थोड़ा सा शब्दावली जो है डिस्कशन करते हैं। जैसे इतिहास जो है समय का विषय है, इसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है, तो उसको थोड़ा सा देख लें। और आप इस क्रम को लिख सकते हैं अपने नोट्स बुक में, और मैं मिटा रहा हूँ, आप शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम पढ़ने वाले हैं कुछ शब्दावली, जैसे समय को लेकर के आपने पढ़ा होगा, ईसवी सन है, ईसा पूर्व है, ये क्या अवधारणाएं हैं, जिसे इंग्लिश में एडी और आपका बीसी कहते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझ लेंगे, और ये जो समझाने की कोशिश है ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कहीं भी कुछ नहीं पढ़ा। तो एडीबीसी उनके लिए थोड़ा सा नया चीज होगा। मान लीजिए ये है बीसी, ये है एडी, ठीक है। मान लीजिए ईसा मसीह है, ईसा मसीह जो कि ईसाइयों के धार्मिक गुरु हैं, और उन्हीं के जन्म के आधार पर ही वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो जितनी तिथियां हैं बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की घटनाएं हैं उन्हें बोलते हैं एडी या ईसवी सन। देखिए एडी बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, आप शॉर्ट में ईसा पूर्व ऐसे लिख देते हैं, ईसा पूर्व या बीसी लिख देते हैं। यानी बीसी यानी बिफोर इन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी घटनाएं हैं उन्हें बीसी से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होता है बीसी हमेशा घटते क्रम में होता है, सन घटेंगे, ठीक है ना, घटते क्रम में होगा। क्या होगा, ये आपको घटते क्रम में मिलेगा। जबकि एडी इसे बोलते हैं एनो डोमिनी। इसका मतलब ये हुआ, ये हालांकि ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, सॉरी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के बाद की घटना। इसे ईसवी सन भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में आपको फन में आपको लिखा मिलेगा ईसवी सन, या शॉर्ट में आप एडी लिख देते हैं, या ऐसे बना देते हैं, ई बना करके एक पॉइंट रख दिएगा बस। तो ये है ईसवी सन, ठीक है ना। ये हमेशा होता है बढ़ते क्रम में होता है। तो
ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एडी क्या है, बीसी क्या है, यानी ईसवी सन और ईसा पूर्व क्या है। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं, इतिहास है क्या। आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इतिहास क्या है इसको देखते हैं। दरअसल जो इतिहास है विगत घटनाओं का, सामान्य सी परिभाषा देखते हैं, विगत घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, अर्थात जो घटनाएं विगत रूप में घटित हुई हैं, बीते समय में घटित हुई हैं और उनका क्रमबद्ध अध्ययन कर लिया गया है, उसी को क्या कहा गया, इतिहास। एक संस्कृत भाषा में दूसरी परिभाषा होती है। संस्कृत भाषा में इतिहास को 3 पार्टों में तोड़ा गया है, कहा गया है इति, धन हा, धन आस। इसका तात्पर्य हुआ निश्चित रूप से जो घटनाएं विगत वर्ष पूर्व घटित हुई हैं उसे बोला गया इतिहास। अर्थात ऐसी घटनाएं जिनका जो कि निश्चित ही रूप से घटित हुई हैं वही क्या है, इतिहास। अर्थात निश्चित रूप से घटित हुआ, निश्चित रूप से घटित घटनाएं क्या है, इतिहास है। ठीक है। इतिहास के जनक को भी देख लेते हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक को देख लेते हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इन सभी बिंदुओं को आप नोट डाउन करते रहिएगा। ये सभी बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं, वनडे एग्जाम हो और प्री MPPSC प्री हो, ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने इतिहास के लिए अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोला है, हिस्ट्री बोला है। जो हिस्ट्री शब्द है आपके ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य है ज्ञात करना। ठीक है। जिसका तात्पर्य क्या है, ज्ञात करना। एक आपको समझने के अनुसार एक परिभाषा बताता हूँ जिससे आपके सारे डाउट पूर्ण हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर कोलराय महोदय, एक इतिहासकार हैं। वो कहते हैं कि इतिहास 3P और 1E का सम्मिलित रूप। आइए देखते हैं 3P और 1E है क्या सबसे पहले, फिर इसको उदाहरण से समझेंगे। डॉक्टर कोलराय महोदय के अनुसार, कोलराय महोदय के अनुसार इतिहास 3P और 1E का संगठन है या सम्मिलित रूप। अब 3P और 1E है क्या देखते हैं। पहले P का मतलब होता है पर्सन, दूसरा P हो गया प्लेस, तीसरा P हो गया पीरियड यानी समय, पर्सन का मतलब हो गया हिंदी में व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, पीरियड यानी समय, और एक शब्द बचा ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। अर्थात कोलराय महोदय कहते हैं कि इतिहास में 4 तत्व सम्मिलित होते हैं। इन 4 तत्वों में पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, पीरियड यानी समय और इवेंट यानी घटना समाहित होती है। मान लीजिए अभी
पूर्व में एक घटना आपने सुना है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, इतिहास बन गया। ये कैसे देखते हैं, पर्सन भी थे, यानी वहाँ पे व्यक्ति भी थे। प्लेस क्या, प्लेस हुआ अहमदाबाद। पीरियड, समय क्या है, समय चल रहा है 2025 का। अभी 2025 में ही कुछ दिन पहले ही ये घटनाएं हुई। साथ ही टाइमिंग क्या थी, वो सभी चीज़ें आपको पता है। टाइम हो गया और क्या हो गया, इवेंट के तौर पे, इवेंट के तौर पे हुआ, ये प्लेन क्रैश हो गया। तो ये क्या बन गया, इतिहास बन गया। ठीक है ना, आपको समझ में आ चुका हो उदाहरण के माध्यम से। हमने इतिहास समझ लिया, इतिहास है क्या। अब इतिहास के वर्गीकरण को देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन करते रहिए। शायद उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अब हम इतिहास के वर्गीकरण को देखते हैं। अभी तक हमने इतिहास क्या है, पृष्ठभूमि, ADBC, ये सभी चीज़ें देख चुके हैं। अब इतिहास के वर्गीकरण को देखते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ चार्ट बना सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से जब नोट्स होंगे आपके, तो आप लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए और इन्हीं नोट्सों का उपयोग आप रिकॉल करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थात इतिहास के 3 भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए कितने पार्ट हैं इसके, इसके 3 पार्ट हैं। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सॉरी आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और है ऐतिहासिक काल। आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें इतिहास के साक्ष्य के तौर पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे लिपियों का कोई विकास नहीं हुआ, अर्थात साहित्य लेखन या साहित्यिक स्रोतों से इनकी जानकारी नहीं मिलती। तो ऐसा काल जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, अध्ययन के तौर पे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, लिपि का विकास नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पे साहित्य लेखन नहीं होगा, अर्थात साहित्यिक स्रोतों से इसकी जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा काल कहलाया प्राग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को देखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, ऐसा काल जिसमें जानकारी मिलती पुरातात्विक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से हम इतिहास को जान पाते हैं। साथ ही यहाँ पे लिपि का विकास हो चुका है, लिपि का विकास हो चुका है, परंतु इस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है ना, तो ऐसा काल क्या कहलाता है, आदि ऐतिहासिक काल। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें हमें साक्ष्य के तौर पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं अपने पास, लिपि है और लिपि को पढ़ा भी गया, अर्थात यहाँ पे साहित्य लेखन देखने को मिल जाएगा, साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है इतिहास की। तो ऐसा काल जिसमें आपको लिपि है, साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिल गई है, पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिल गई है, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं, जो कि वर्तमान में चल रहा है। ये 600 BC से शुरुआत हुआ है। आइए इनकी टाइमिंग भी देख लेते हैं। जैसा कि प्राग ऐतिहासिक काल है लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 3000 BC तक का काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल है।
आदि ऐतिहासिक काल लगभग आपका 3000 से 600 BC के आसपास का है। 3000 BC से लेके 600 BC का काल है आपका आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल 600 BC के बाद से शुरू होता है। 600 BC के आसपास से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है आपके प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, और वैदिक सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल संस्कृति है, आदि ऐतिहासिक काल सभ्यता रही, क्योंकि यहाँ पे आपको पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, लिपियाँ मिली हैं, परंतु उनको पढ़ा ही नहीं जा सका। तो ऐसी सभ्यता क्या कहलाई, इसे बोला गया प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा इतिहास का कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा आपका सिंधु सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है ना, यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। अब जो है प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। और जो जलवायु परिवर्तन है और औजारों की प्रगति है, इसमें काफ़ी भिन्नता देखी गई है। इसके आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर ही है प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करना, तो हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल का पहला भाग है पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा भाग इसका है उच्च पूरा पाषाण काल। इनको हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, यहाँ तक आपका वर्गीकरण कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल को। आप चाहें तो मेरे साथ इस चार्ट को व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं, और जब आपके नोट्स होंगे तो रिवीजन प्रॉपर आप तक अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चाहें तो बना लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने इतिहास का वर्गीकरण देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल को। इस पूरा पाषाण काल को पढ़ते हुए हम इसके वर्गीकरण को भी देखेंगे कि पूरा पाषाण काल यहाँ पर मिलने वाले जो औजार हैं इसकी भिन्नता के आधार पर और जलवायु परिवर्तन के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। आपने चार्ट बना लिया होगा प्रागैतिहासिक काल का, ऐतिहासिक काल का और आद्यऐतिहासिक काल का। ये चार्ट आपने बना लिया होगा। अब हमको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल को।
तो ये है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय लगभग है आपका 25 लाख वर्ष से आपका 3000 BC के आसपास। 25 लाख वर्ष से आपका है शायद 10,000 BC के आसपास। ठीक है, 10,000 BC के आसपास है। ये समय आपका पूरा पाषाण काल का है। 25 लाख BC से 25 लाख वर्ष पूर्व से 10 लाख BC के आसपास का काल क्या कहा है? पूरा पाषाण काल। ऐसी विशेषताओं को देखते हैं। इसमें जो है जलवायु परिवर्तन और यहाँ पे मिलने वाले औजारों के प्रगति के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल। दूसरा पार्ट है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा है आपका नव पूरा पाषाण काल। एक बार और लिख दिया गया है ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो पाए। अब हम इसको देखेंगे पूर्व पूरा पाषाण काल। जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, इसका समय लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के आपके 50,000 BC के आसपास का है। ठीक है, 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 50,000 BC के आसपास का है। आपका जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसका 50,000 BC से लेकर 40,000 BC के आसपास का समय है। और जो नव पाषाण काल है, इसका समय है 10,000 BC से लेकर 40,000 BC से लेकर 10,000 BC के आसपास। ठीक है, समय को देख लिया आपने। अब हम देखते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में, उसकी विशेषताएं क्या रही, आदि मानव कैसा था, क्या क्या करता था, क्या खाता था, उसकी सारी विशेषताएं, औजार उसके क्या थे, सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से देखने वाले पढ़ेंगे आप पूर्व पूरा पाषाण काल। तो आइए देखते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, इसका समय है आपके 5 लाख वर्ष से लेके 50,000 BC के आसपास का समय क्या कहलाया? पूर्व पूरा पाषाण काल। इस समय जो है आदिमानव जंगलों में निवास कर रहा है और खाद्य सामग्री का वो संग्रहण करता है। और खाता क्या है? खाने के लिए वो शिकार करता है, अर्थात आखेट करता है। आखेट कैसे करेगा? आखेट करेगा उपकरण या औजारों से। देखते हैं, तो आदिमानव है, आदिमानव शिकार कर रहा है या आखेट कर रहा है? आखेट कर रहा है, साथ ही ये खाद्य संग्राहक भी है, अर्थात जो भी शिकार लाता है, जो भी वस्तुएं लाता है, बाद में खाने के लिए संग्रहित कर लेता है, खाद्य संग्राहक है। अब जब ये आखेट करेगा तो कोई ना कोई उपकरण चाहिए। हाँ, उपकरण थे उनके पास जो कि क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। एक आपने सुना होगा भूगोल में क्वार्टजाइट पत्थर, ना सुना हो तो आप जब चट्टाने पढ़ेंगे तो आपको व्यवस्थित तरीके से बता दीजिएगा। क्वार्टजाइट पत्थर, इससे जो है उनके औजार बने होते थे। इन औजारों में आपका हैंड एक्स था, जिसे हस्त कुठार कहते हैं, आपके विदारणी थी, जिसे क्लेवर इंग्लिश में कहते हैं, आपके खंडक या जिसे चोपर इंग्लिश में कहते हैं, साथ ही स्क्रैपर जिसे हिंदी में कहते हैं आपके खुरचनी। इस प्रकार के हथियार थे जिन्हें पूर्व पूरा पाषाण काल के समय में आदि मानव उपयोग करके शिकार करता था। ठीक है, तो इनके औजार कौन कौन थे? औजार देखते हैं।
इनके औजारों में आपका था हस्तकुठार, हस्तकुठार, हस्तकुठार था, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हैंड एक्स। हस्तकुठार के अलावा था आपका विदारणी, विदारणी, जिसे इंग्लिश में आप लिख लीजिए क्लेवर। साथ ही खंडक, जिसे बोलते हैं चोपर, इंग्लिश में बोलते हैं चोपर। और एक हथियार था खुरचनी, जिसे बोलते हैं स्क्रैपर। इन विविध प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करके आदि मानव शिकार करता था और शिकार का खाद्य संग्रह करता था। इतनी ही चीज़ें करता था और धीरे धीरे इसका विकास चलता है। तो बाद में खेती भी कर लेता है, पशुपालन भी कर लेता है, उसको आगे हम देखेंगे। तो पूर्व पाषाण काल में जो पत्थर के यूज होता था, क्वार्टजाइट था, उनके हथियारों में आपका हस्तकुठार था, स्क्रैपर था, खंडक था। ठीक है, इस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल वो करता था। अब इन्हीं हथियारों की प्रकृति के आधार पर ही भारत में पूर्व पाषाणकालीन 2 संस्कृतियां भी मिली हैं, उनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि जो औजार हैं, औजारों की उपस्थिति के आधार पर के उत्तर और दक्षिण भारत में कुछ पूर्व पाषाण काल के स्थल पे मिले हैं, संस्कृतियां भी मिली हैं। जैसे उत्तर भारत की संस्कृति उत्तर भारत में देखेंगे और दक्षिण भारत में देखेंगे और तुलना करते हुए बिंदास पढ़ते हैं। देखिए, इसमें है पहला चापर, चापिंग, पेगुल संस्कृति। ये है क्या, इन शब्दों को विस्तार से भी समझ रहे हैं। यहाँ पे है हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। दक्षिण भारत में कौन संस्कृति है? हैंड एक्स संस्कृति, जो कि पूर्व पाषाण काल की। जो चापर, चापिंग, पेगुल शब्द हैं, जिसमें हम पेगुल का अर्थ समझें कि मान लीजिए कोई नदी है, उसमें कोई पत्थर पड़ा हुआ है, नदी लगातार प्रवाहमान होती है, उस पत्थर को मान लीजिए पत्थर नुकीला है तो पानी चलेगा, जब बार बार घर्षण होगा जो पत्थर चिकना और सपाट हो जाएगा। और ऐसे ही हथियार पूर्व पाषाण काल के मानव यूज करते थे। गोल मटोल जो पत्थर होते हैं उन्हीं को बोला गया है पेगुल। इन पेगुल से ही आपके चापर नामक हथियार बनाए गए, जिनमें एक फलक थी, यानी एक धार ही थी इनमें, जिसे कहा गया चापर। और साथ ही एक चापिंग नामक हथियार था, जो कि द्विधारी था, इसमें फलक ज़्यादा थे। और इस प्रकार से इन हथियारों के आधार पर उत्तर भारत में मिलने वाली संस्कृति चापर, चापिंग, पेगुल संस्कृति कही गई। दरअसल ये संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि सिंधु की सहायक नदी सोहन, एक नदी है सिंधु की सहायक नदी सोहन, सोहन घाटी में स्थित होने के कारण इसे बोला गया सोहन घाटी संस्कृति। अर्थात इसका उद्भव जो होता है सोहन घाटी से होता है। सोहन घाटी में विविध प्रकार के जो हथियार मिलते हैं, आपके चापर, चापिंग, पेगुल, है ना, उन्हीं के आधार पर इस संस्कृति को सोहन घाटी सभ्यता कहा गया है या संस्कृति कहा गया है। ठीक है, इसके स्थलों की और बात करूं तो आपका वेलन घाटी स्थल इनके देखें, बेलन घाटी है, आपका नर्मदा घाटी है, आपका साबरमती माही नदी घाटी है, आपका हरियाणा का क्षेत्र है। इन सभी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति फैली हुई थी, यहाँ पे मिलने वाले औजारों के आधार पर। ठीक है, तो आपने सोहन घाटी संस्कृति को समझ गए। और अब चलते हैं दक्षिण भारत की मद्रास संस्कृति।
दरअसल ये संस्कृति जो है मद्रास में पाई गई। ये संस्कृति जो है मद्रास में मिली है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंड एक्स या हस्तकुठारों की संख्या मिली, इसी कारण इसे बोला गया हैंड एक्स संस्कृति। मद्रास में मिलने के कारण इसे बोला गया मद्रास संस्कृति। ठीक है, मद्रास का एक स्थल है कल्लावरम, कल्लावरम, एक है अतिरपक्कम। ठीक है, कल्लावरम और अतिरपक्कम, इन स्थलों से हैंड एक्स प्राप्त की गई हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक हैंड एक्स कल्लावरम से प्राप्त किया और उन एक सहयोगी उनके मित्र किंग, इन्होंने भी एक हैंड एक्स प्राप्त किया अतिरपक्कम से। अर्थात ऐसी संस्कृति जहाँ पे आपको हैंड एक्स के ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं उसे हैंड एक्स या मद्रास संस्कृति कहा गया है। इसमें भी विविध प्रकार के हथियार मिले हैं, जैसे आपका स्क्रैपर है, आपका विदारणी है ना, आपका हैंड एक्स है, तो इस प्रकार के हथियार मिले हैं। ठीक है ना, इस संस्कृति से, आपके दक्षिण भारत की संस्कृति से। ये इसके स्थलों को देखें तो इसके स्थल मिले हैं, आपका गोदावरी नदी तट है, गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी घाटी, इसके स्थल मिले हैं गोदावरी और प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो है दक्षिण भारत के मद्रास संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं जो कि पूर्व पुरापाषाण काल के थे। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा जो दो संस्कृतियां थी, सोहन घाटी और मद्रास संस्कृति, जो कि पूर्व पुरापाषाण काल की है, उनको हमने पढ़ लिया है। हाँ, एक स्थल है आपका चौपर, चौपर जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसमें सोहन घाटी सभ्यता और मद्रास घाटी सभ्यता दोनों के साक्ष्यों को पाया गया है। इसी कारण इसको चौपर को दोनों संस्कृतियों का समन्वय बिंदु भी बोलते हैं। एक स्थान है, आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है चौपर कहाँ स्थित है या कि चौपर किस काल का है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और दोनों संस्कृतियों का समन्वय बिंदु है, अर्थात यहाँ पे दोनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, हस्तकुठार संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, चापर चापिंग पेबल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, और हमने इसको कंप्लीट किया। हालांकि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि चापर चापिंग पेबल संस्कृति या सोहन घाटी संस्कृति है, या इसके साक्ष्य कश्मीर घाटी में नहीं मिले। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कश्मीर घाटी में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके साक्ष्य आपको कश्मीर घाटी में नहीं मिले हैं। साथ ही आपकी गंगा है, यमुना है और आपकी सिंधु है, इनमें भी चापर चापिंग पेबल संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम पहले देखें कश्मीर घाटी में साक्ष्य क्यों नहीं मिले। देखिए, कश्मीर घाटी में जो संस्कृति है, सोहन घाटी संस्कृति है, इसके साक्ष्य इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो ये चापर चापिंग पेबल नामक हथियार थे, विशेष प्रकार के पत्थर से ही तैयार किए जाते थे और वहाँ पे कश्मीर घाटी में ऐसे पत्थर नहीं मिलते थे, अर्थात कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। इसी कारण इस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल नहीं हुआ और संस्कृति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। गंगा यमुना घाटी में तो इनके लिए कच्चा माल था, परंतु देखें तो यहाँ पे काफ़ी सघन वन था, तो मानव का विचरण नहीं होता था, इसी कारण इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा क्या, पूर्व पुरापाषाण काल के को मतलब देख लिया है। अब देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल को। ठीक है ना, आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ स्थलों को, यही सब पॉइंट आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। व्यवस्थित तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। ठीक है ना, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है आपका मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है ना, उसको भी पढ़ते हैं। मध्य
पूरा पाषाण काल। जो ये मध्य पूरा पाषाण काल है, ये लगभग आपका 50,000 से 40,000 BC के आसपास का समय है। इसमें हम देखेंगे आदिमानव के हथियार या औजार कैसे थे, शिकार कैसे करता था, ठीक है ना, और क्या क्या गतिविधियां करता था उनको देखेंगे। तो इसका समय आपका 50,000 BC से लेके 40,000 BC के आसपास का इसका समय है। मानव है, आदि मानव है। आदि मानव अभी भी आखेट या शिकार कर रहा है, आखेट या शिकार कर रहा है, और इस शिकार का संग्रहण भी कर रहा है, अर्थात संग्राहक भी है, ठीक है। परंतु अब जो है इनके शिकार करने की विधि में परिवर्तन आएगा। अब ये जो है फलक नुमा हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी बोलते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति। तो प्रश्न आ सकता है, फलक संस्कृति किस काल को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बोलने का रीजन है यहाँ पे फलक नुमा ज़्यादा हथियार मिले, ठीक है ना। एक HD संकलिया महोदय हैं जो कहते हैं प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र में एक क्षेत्र है नवासा, उसको फलक संस्कृति का प्रारूप स्थल बोलते हैं। तो प्रश्न आ सकता है फलक संस्कृति का प्रारूप स्थल HD संकलिया महोदय बोलते हैं, HD संकलिया महोदय। किसे बोलते हैं? नवासा, नेवासा या नवासा। ये प्रवरा नदी घाटी क्षेत्र है, गोदावरी की सहायक नदी वहीं बहती है, ठीक है ना। तो फलकनुमा अधिक से अधिक औजार उपयोग किए गए, तो इस संस्कृति को बोला गया आपको फलक संस्कृति। इसमें जो है औजार जो है क्वार्टजाइट पत्थर के तो बनते ही थे, आपके एस्पर, चर्ट और एंगट जैसे पत्थरों के औजार बनने लगे, और नए 2 औजार शामिल हुए यहाँ पे। एक है आपकी वेदनी, एक है आपकी ताक्षणी। वेदनी और दक्षिणी। वेदनी को इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट्स, और दक्षिणी को बोलेंगे वुरीन। ये 2 हथियार जो हैं मध्य पूरा पाषाण काल में और शामिल हो गए। बाकी के हथियार वही थे, जैसे कि आपका हैंड एक्स या हस्त कुठार हुआ, विदारणी या क्लीवर हुआ, खंडक या चौपर हुआ, स्क्रैपर या खुरचनी हुई। तो इसी प्रकार के हथियार थे। बाकी 2 हथियार शामिल हुए नए, विंदिक पॉइंट और आपकी दक्षिणी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने क्या देख लिया? मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल को। उच्च पूरा पाषाण काल जो कि पूरा पाषाण काल का भाग है। इसका समय लगभग है आपके 10,000 BC के आसपास। 10,000 BC के आसपास आपका है उच्च पूरा पाषाण काल का समय। अब जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि जो आदि मानव था अब होमोसेपियंस मानव के रूप में उद्भवित होता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे होमोसेपियंस का उद्भव होता है। अब पॉइंट लिखते जाइएगा, प्रश्न आ सकता है होमोसेपियंस का उद्भव कब हुआ, तो आप बताइएगा उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का उद्भव हो गया, ठीक है। होमोसेपियंस का क्या हो गया? उद्भव हो जाता है, ठीक है। और मानव जो है
आग जलाना भी सीख जाता है, क्योंकि उन्होंने चकमक पत्थर के माध्यम से आग जलाना भी सीख लिया। चकमक पत्थर से आग जलाना भी सीख लेते हैं। ठीक है, चकमक पत्थरों के इस्तेमाल से वो आग जलाना भी सीख जाते हैं। ठीक है, और औजार जो है इनके और अधिक मजबूत हो जाते हैं। और एक पत्थर है आपका क्लिंट पत्थर के इस्तेमाल भी करने लगते हैं औजार बनाने के लिए। पूर्व में क्वार्टजाइट था, आप देखें एस्पर था, चार्ट था, है ना, एंगट था। अब ये फ्लिंट नामक पत्थर का इस्तेमाल करने लगते हैं और इनके औजार और अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आपके ब्लेड प्यूरिंग संस्कृति। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लेड प्यूरिंग संस्कृति। क्यों? यहाँ पे जो औजार बनाए गए, औजार जो थे ब्लेड नुमा थे, यानी अधिक धारदार थे। इसी कारण से बोला गया उच्चपुरा पाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति। ठीक है ना। और औजार वही सेम थे, वेदनी, दक्षिणी, स्क्रैपर, है ना, विदर्णी, आपका खंडक, वो सभी प्रकार के जो हथियार थे वो सेम हथियार थे। और इसमें एक जुड़ जाता है फ्लिंट नामक पत्थर, उससे औजार बनने लगे थे। औजार जो है तीक्ष्ण थे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा उच्चपुरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका पुरा पाषाण काल कंप्लीट होता है। आप प्रवेश करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। हाँ, एक चीज़ और भूल रहा हूँ, जैसे उच्चपुरा पाषाण काल में आदि मानव फिर अब मानव बन चुका था, तो आपको नक्काशी और चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलेंगे। जैसे कि आपका कौशाम्बी संग्रहालय है, वहाँ पे अस्थि से निर्मित माता देवी की प्रतिमा है, जो आपकी बेला नदी घाटी में मिली है। ठीक है ना। वहाँ इसके अलावा आपका जो मध्य प्रदेश का आपका भीमबेटका है, वहाँ पे चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। शैलाश्रम में चित्रकारी है जिसमें लाल हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। इस स्तर को खोजा है BS वाकड़कर साहब ने, और यहाँ से चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले। तो उच्चपुरा पाषाण काल में आप देखें तो आगे की खोज हो चुकी है। चित्रकारी से आदि मानव परिचित है, होमो सेपियंस का उद्भव हो चुका है, और साथ ही नक्काशी भी करने लगा है इंसान। तो काफ़ी सारा परिवर्तन आपको उच्चपुरा पाषाण काल में देखने को मिला है। अब हम प्रवेश करने वाले हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। ठीक है, हमने पूरा पाषाण काल को कंप्लीट किया। पूरा पाषाण काल के जितने पार्ट हैं 3 पार्टों को देखा। अब हम प्रवेश करने वाले हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, हमने मध्यपुरा पाषाण काल तो पढ़ ही लिया। मध्य का पाषाण काल में प्रवेश करेंगे। मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल का समय है, ये आपका लगभग 10,000 से 6,000 BC का समय है। इसका समय क्या है? 10,000 BC से 6,000 BC के आसपास का समय कहलाता है आपका मध्य पाषाण काल। इस काल में आपको देखेंगे क्या क्या इसकी विशेषताएं रहीं, कैसे औजार थे, आदि मानव क्या करता था, वो सभी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे आदि मानव अब मानव बन चुका था, होमो सेपियंस, तो अब वो क्या करेगा? होमो सेपियंस है, उसमें ज़्यादा बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है, तो अब वो आग का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। तो क्या करेगा? पहली विशेषता है आग का उपयोग करना सीख गया। आग का उपयोग करना सीख गया। तो प्रश्न आएगा कि आग का उपयोग करना मानव किस काल में सीखा? तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना, आग का इस्तेमाल करना सीख गया। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? गंगा नदी घाटी क्षेत्र हैं, सराय नाहरराय, आपका महादहा और साथ ही दमदमा, ऐसे क्षेत्रों से एक खास विशेष प्रकार के चूल्हे मिले हैं। ठीक है ना। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं आपको? साक्ष्य मिले हैं गंगा घाटी क्षेत्र में,
सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, आपका दमदमा और महादमा, इन क्षेत्रों से एक विशेष प्रकार के चूल्हे मिले हैं और इन चूल्हों में जो है पशुओं की जली हुई हड्डी प्राप्त हुई। इन चूल्हों में मिले हैं पशुओं की जली हुई हड्डियाँ, पशुओं की जली हुई हड्डियाँ। तो इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि अब आदि मानव जो है मांस को भूनकर खाने लगा, अर्थात वो आग का इस्तेमाल करना सीख गया है। साथ ही देखें तो अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो अंत्येष्टि संस्कार से भी परिचित हो चुका है, अर्थात मानव फावादान प्रक्रिया को जान गया है और अंत्येष्टि संस्कार को अपनाना चालू कर दिया है। साथ ही लगभग 5000 BC के आसपास पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात मानव जो है पशुपालन करना भी प्रारंभ किया है, पशुपालन प्रारंभ कर दिया है। और पहला पालतू पशु है इसका कुत्ता। कुत्ते का पालन ने सबसे पहले किया है। ठीक है, तो पशुपालन इसका प्रारंभ हो गया है मध्य पाषाण काल में। और इनके जो औजार हैं बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बनने लगे हैं और ये पहले जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, अब छोटे जानवरों का शिकार करने लगे हैं, जैसे मछली का कर रहे हैं, छोटे पक्षियों का कर रहे हैं। इसके पूर्व भी इनके पास हथियार नहीं थे। साथ ही इस काल में आपको तीर कमान की भी खोज हो चुकी है, जिसके माध्यम से छोटे पशुओं का शिकार करना आसान हो गया है, दूर से ही अब शिकार करने लगे हैं। इसमें छोटे छोटे पत्थरों के इस्तेमाल हुआ है, छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, इसी कारण इसको जो है माइक्रोलिथिक एज भी बोला गया है। ठीक है ना, इस काल को बोला गया है माइक्रोलिथिक एज। ठीक है ना, इस काल को बोला गया है माइक्रोलिथिक एज। क्यों बोला गया है माइक्रोलिथिक एज? छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है, छोटे छोटे हथियारों के इस्तेमाल के कारण इस काल को क्या बोला गया है माइक्रोलिथिक एज। तो आपने देखा मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ हो गया है। आदि मानव अब जो है आग की खोज, तो वो जो पूरा पाषाण काल में किया था, आग का इस्तेमाल करना सीख गया है। और साथ ही प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये जो साक्ष्य हैं आपके राजस्थान के सांभर झील से मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान की एक सांभर झील है, आपने पढ़ा होगा। वहीं से जो है प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, अर्थात मानव जो है मध्य पाषाण काल में वृक्षारोपण भी करता था, साथ ही पशुपालन भी करता था। पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश का एक आदमगढ़ क्षेत्र है और आपके भीलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान का है, बाघौर, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये पशुपालन के साक्ष्य लगभग 5000 BC के आसपास हैं। ये आपके आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में पड़ता है मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, और एक है बाघौर क्षेत्र जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, हमने बात ही किया कि पहला पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। इस प्रकार से मध्य पाषाण काल को हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब हम प्रवेश करने वाले हैं नव पाषाण काल को। हाँ, मध्य पाषाण काल के लिए एक शब्द याद रखना, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, C.L. कार्लाइल महोदय। C.L. कार्लाइल महोदय जो है एक महान विभूति है, एक इतिहासकार है और पुरातात्विक स्रोतों को ये खोजने वाले व्यक्ति हैं, पुरातात्विद हैं। इन्होंने ही मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित सामग्री और स्रोतों को उपलब्ध कराया था, इसीलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, C.L. कार्लाइल महोदय। ठीक है, याद रखेंगे। अब आइए बात करें नव पूर्व पाषाण काल।
सॉरी नवपाषाण काल, नवपाषाण काल और इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आइए देखते हैं, अब मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, रिकॉल करने में आसानी होगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें सही शॉर्ट होंगी, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार के आपको डाउट होते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो समय है लगभग है ये समय 3000 BC के आसपास। ठीक है ना, नवपाषाण काल का समय है 3000 BC के आसपास। हालांकि इसका विश्व में समय लगभग 9000 BC के आसपास मिलता है। ठीक है, तो 6000 से 3000, 6000 BC से 3000 BC का समय जो है क्या है, नवपाषाण काल का समय है। अब जो है आदिमानव मध्यपाषाण काल में आपने देखा ही है कि आदिमानव ने आदिमानव ने पशुपालन करना सीख गया है। अब आदिमानव खेती करना भी सीख गया है। इसके साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ से मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी विशेषताओं में क्या है, अब आदिमानव क्या है, खेती करना सीख गया है, खेती करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ जो कि आपके पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान प्रांत है। वहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से आप साक्ष्य के तौर पे 3 गेहूं की किस्मों के साक्ष्य और 2 जौ के साक्ष्य मिले हैं। जौ की किस्में 2 हैं और गेहूं के 3 किस्मों के साक्ष्य मिले हैं। 2 जौ के साक्ष्य, 2 जौ की प्रजातियों के साक्ष्य और 3 गेहूं की प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही मेहरगढ़ से ही प्रथम कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात विश्व में सबसे पहली बार जो है कपास का उत्पादन के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। अर्थात कपास उत्पादन भी सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में किया गया, कपास उत्पादन। विश्व में पहली बार कहाँ किया गया, आपका मेहरगढ़ में किया गया। ठीक है ना, इतनी तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मेहरगढ़ गेहूं के उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है वर्तमान में भी, इसीलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कौन है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, तो आप याद करिए, बताइएगा कि कौन है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी? मेहरगढ़ है। ठीक है ना, तो मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा उत्पादन होता है गेहूँ का। ठीक है, अब मेहरगढ़ वही एक स्थल है, यहाँ से जो है स्थायी निवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात मनुष्य कृषि करना सीख गया, अब स्थायी रूप से निवास करने की भी इसकी जानकारी मिलती है, अर्थात स्थायी रूप से निवास करना भी प्रारंभ किया। स्थायी निवास करना भी प्रारंभ कर देता है, अर्थात इसकी स्थायी निवास करने के भी साक्ष्य आपको नवपाषाण काल में मिलते हैं। साथ ही पशुपालन भी कर देता है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन करता है। हालांकि इस काल में जो है आपको पालतू भैंस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, पालतू भैंस के साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। नवपाषाण काल में जो है पालतू भैंस भी, जो कि भैंस है उसका भी पालन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आप नोट डाउन करते चलिए और जो भी डाउट है आप हमें बताइए। ठीक है, साथ ही इसके अगले क्रम में देखें, एक स्थल है आपका कोल्डिहावा। कोल्डिहावा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
उत्तर प्रदेश में पड़ता है कोल्डिहाबा। यहाँ से जो है 2 प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं, एक जंगली चावल और एक जिसकी कृषि होती थी। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल की 2 प्रजातियां, चावल की 2 प्रजातियों के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डिहाबा से। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोल्डिहाबा वो स्थल है नवपाषाण काल का जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ये कृषिजन्य और वन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। एक स्थल है चौपानी मांडो। ये सब कैसे स्थल है? नवपाषाण कालीन स्थल है, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से जो है आपको मिट्टी के बर्तन जो कि चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। पहली बार चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी नवपाषाण काल में मिलते हैं। अर्थात यहाँ से समझा जा सकता है कि अब पहिए की खोज, जो बैलगाड़ी में जो पहिया लगी होती है उसकी खोज भी हो चुकी है। तो इस काल में आपने देखा कृषि का पालन, कृषि हो गई, आपका स्थायी रूप से निवास रहने लगा, मानो पालतू पशु के रूप में आपको भैंस का पालन प्रारंभ हो गया, है ना। और चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पहिए की भी खोज होगी, पहिए की भी खोज कर ली गई। और एक चीज़ छूट रही है, जैसे कि नवपाषाण काल शब्द जो है लुवाक साहब ने दिया था। और इसी के साथ हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपका सहयोग भी विशेष रूप से अपेक्षित है। हमारा आप सहयोग करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगामी क्लास में। जय हिंद।